प्यारे बच्चों, वेक्टर टॉपिक में डॉट प्रोडक्ट फिनिश हो गया था विद क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ फिनिश हो गया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता था स्केलर क्वांटिटी होता था, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं देखना पड़ता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग को डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। इसलिए ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये वेक्टर प्रोडक्ट भी कहलाता है। दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते थे और क्रॉस प्रोडक्ट को देखो वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसमें डायरेक्शन भी देखना पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट का, क्योंकि इट हैव डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन होता है, जिसकी वजह से इसमें हम लोग को डायरेक्शन भी देखना है। डायरेक्शन देखने का मेथड बताएंगे, ठीक है। अब जैसे ये एक ए वेक्टर है और थीटा डिग्री पर एक बी वेक्टर है। ये दो वेक्टर थीटा डिग्री पर हैं। इन दोनों वेक्टर का हम लोग एडिशन पढ़ चुके हैं। एडिशन का ये डायरेक्शन होता था। इन दोनों वेक्टर का हम लोग सब्ट्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं। सब्ट्रैक्शन का ये डायरेक्शन होता था। और इन्हीं दोनों वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ चुके हैं। लेकिन डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ते थे ए डॉट बी या बी डॉट ए, तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता था। लेकिन जब हम लोग ए क्रॉस बी पढ़ेंगे तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। अब ये भी खास बात जानना चाहिए कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल होते थे, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं होते हैं। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन में दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं। आ रहा समझ में? तो इसलिए याद रखना ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। इनका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का क्या डायरेक्शन होता है ये भी हम लोग को समझना पड़ेगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता था, लेकिन ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है। ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। तो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में साइन थीटा। उसमें होता था cos थीटा, इसमें देखो क्या है, साइन थीटा है। ठीक है। ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में यहां पे लिखा जाता है एन कैप। एन कैप अभी बता रहे हैं, एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये स्केलर है, लेकिन एन कैप ही इसको वेक्टर बनाता है। ध्यान दे रहे हो? एन कैप ही इसको वेक्टर बनाता है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट हैव डायरेक्शन। इसमें क्या होता है डियर? डायरेक्शन होता है। अब जैसे यहां से देखें
देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। देख रहे हो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और साथ में डायरेक्शन एन कैप। डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में देखो ए बी साइन थीटा होता है। अब देखो जैसे यहां ए क्रॉस बी अगर फाइंड करना है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में खास बात क्या है कि ए क्रॉस बी का हम लोग डायरेक्शन कैसे देखेंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट कुछ भी बोल देता है, जिसको डायरेक्शन आइडिया नहीं है कहेगा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर होता है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर होता है या राइट होता है, कुछ भी बोल देगा। नॉलेज न रहने पर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन समझ नहीं पाएगा। जबकि ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए हो, इसका डायरेक्शन बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। तो आओ तुमको समझाते हैं। हम यहाँ पर एक और डायग्राम बनाते हैं। यही डायग्राम देखो, ये ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, थीटा, यहाँ हम लोग समझेंगे ए क्रॉस बी, यहाँ समझेंगे हम लोग बी क्रॉस ए। देखो ए क्रॉस बी अगर फाइंड करना है तो ए वेक्टर को बी वेक्टर से क्रॉस कराया जाता है, बी क्रॉस ए में बी को ए से क्रॉस कराया जाता है, ए बी को ए से क्रॉस करेगा, बी क्रॉस ए में बी ए को क्रॉस करेगा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देखा जाता है। जैसे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखना हो तो देखो राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे ऐसे रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल, और ए को बी की तरफ ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये उंगलियां ऐसे घूमेंगी। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा यही इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा ए क्रॉस बी। क्लियर हो गया? तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आ रहा समझ में किधर होगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड। जिस प्लेन में ए और बी होगा उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये ए क्रॉस बी का ऐसे डायरेक्शन होगा। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन समझ लो कैसे होगा। देखो बी क्रॉस ए में बी को ए से ऐसे क्रॉस कराएंगे तो बी क्रॉस ए, राइट हैंड थंब से बी क्रॉस ए में देखो थंब किधर जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है। तो ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर है। तो दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हुआ ना, इसलिए कहा जाता है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे आउटवर्ड, लेकिन बाहर की तरफ में लाइन तो बना नहीं पाएंगे, इसलिए इधर दिखा दे रहे हैं कि ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। ए क्रॉस बी ये एक्चुअली इधर नहीं है, ये ऐसे है, बाहर की तरफ है, लेकिन बाहर तो लाइन बना नहीं पाएंगे। अच्छा, इसी डायरेक्शन में दिखाया जाता है एन कैप। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसको इधर दिखाए हो तो इसको ऐसे दिखा दो, ये हो जाएगा बी क्रॉस ए। तो ये जो डायरेक्शन होगा माइनस एन कैप हो जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे की तरफ, नीचे नहीं है, अंदर की तरफ है, इनवर्ड। इनवर्ड हम लाइन बना नहीं पाएंगे, तो इसको जो हमने इधर दिखाया तो इसको हमने इधर दिखाया, इसके जस्ट अपोजिट देखो हमने दिखाया। तो इट्स डायरेक्शन कैन बी determined by right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन देखा जा सकता है।
It means direction of A cross B and B cross A will be just opposite to each other. A क्रॉस B और B क्रॉस A जस्ट अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दैट इज एट 180 डिग्री टू ईच अदर। दोनों वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। हेंस A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होने के कारण ये इक्वल नहीं कहे जाते। कुल मिलाकर के ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, इक्वल अगर करना है तो ऐसे लिख सकते हो A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। देखो ऐसे इसको लिखा जा सकता है, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट does not follow commutative लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करते, जबकि डॉट प्रोडक्ट किसको फॉलो करता था, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को देखो फॉलो नहीं कर रहा है। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। वो कहेगा A क्रॉस B फाइंड करने के लिए तो A क्रॉस B फाइंड करो, ये नहीं कि B क्रॉस A फाइंड कर दो, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था। वो कह रहा था A डॉट B फाइंड करने के लिए तुम B डॉट A फाइंड कर लो, सेम आंसर आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन होता है। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उसका क्या फार्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का, उसी को अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो आंसर में माइनस के साथ आंसर आएगा, जस्ट अपोजिट आंसर आ जाएगा। Again, A cross B is equal to AB sin theta n कैप। अब इसका अगर हम लोगों को मैग्नीट्यूड लिखना है, अगर क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड देखो, A क्रॉस B में n कैप छोड़ देंगे, मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू में डायरेक्शन नहीं होगा, तो n कैप छोड़ देंगे तो आ जाएगा AB साइन थीटा। देखो ये मैग्नीट्यूड है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू केवल है, इसमें क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड इससे निकालते हैं, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।
अगेन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन ए बी, ए क्रॉस बी का मॉड और ए बी का मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा से एंगल निकल आता था दो वेक्टर के बीच, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट में भी साइन थीटा का हेल्प से दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड किया जा सकता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालना ज़्यादा आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट में फिर थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए एंगल उंगल सब डॉट प्रोडक्ट से ही निकालना चाहिए। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, इसलिए एन कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। तो देखो ये हो गया ए क्रॉस बी और ए बी साइन थीटा को कह सकते हैं ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग स्पेशल केस की बात करें, चूंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा साथ में एन कैप, तो अगर दोनों वेक्टर्स 0 डिग्री पर हों या 180 डिग्री पर हों, यानी दोनों वेक्टर या तो पैरेलल हों या तो एंटी पैरेलल हों, तो ऐसे में साइन 0 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 180 का वैल्यू भी 0। यानी दो वेक्टर आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर, नल वेक्टर होता है। तो दो वेक्टर अगर 0 या 180 डिग्री पर हों तो ऐसे में इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 नहीं 0 वेक्टर होगा। एन कैप इसको वेक्टर बनाएगा, ये ऐसा वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 0 है, इसी को बोलते हैं नल वेक्टर, इसी को बोलते हैं 0 वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते थे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता था, लेकिन जब दो वेक्टर 0 डिग्री पे होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट देखो 0 होता है। ठीक है, सेकेंड, मान लो दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, तो सबको पता है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ऐसे में क्रॉस प्रोडक्ट
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ए बी और साथ में डायरेक्शन एन कैप। तो चाहे डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, दोनों वेक्टर के बीच एंगल पे तो ध्यान देना ही पड़ता है। जो एंगल पे ध्यान देगा और डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सही से फाइंड कर लेगा। अब आप एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर थीटा। अब इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट देखना है, ए क्रॉस बी चाहे बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी अगर देखना है तो देखो ये डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ, ऐसे ए क्रॉस बी। तो इसको हम इधर दिखा दे रहे हैं, ये हो गया ए क्रॉस बी। तो इसको वो ध्यान से समझना, 3 डायमेंशनली है। ये ए है, ये बी इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, ए और बी। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है, इसे देखो बाहर की तरफ है, देख लो। मतलब ए और बी जिस प्लेन में रहेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर जिस प्लेन में रहेगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इससे हमेशा आउट ऑफ प्लेन, हमेशा ए वेक्टर बी वेक्टर से 90 डिग्री पे ही रहेगा ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी से बाहर की तरफ है, तो देखो ए क्रॉस बी ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री पर है, ए क्रॉस बी बी वेक्टर के साथ 90 डिग्री पर है, और ये होगा ए प्लस बी। दो वेक्टर्स का एडिशन पैरेललोग्राम मेथड से देखें, इसके बीच से जाएगा, इसे पैरेललोग्राम बनावे तो ये ए प्लस बी होगा। तो देखो ये जो है ए क्रॉस बी, ये इससे भी 90 डिग्री पर है। तो जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी सबसे 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग कहेंगे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ए वेक्टर ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ए प्लस बी वेक्टर is perpendicular to a cross b. A minus b vector is perpendicular to a cross b. अच्छा है, देखो ए क्रॉस बी भी कह सकते हो, चाहे बी क्रॉस ए भी कह सकते हो। भाई ए क्रॉस बी अगर बाहर की तरफ है तो बी क्रॉस ए अंदर की तरफ है, तभी भी 90 डिग्री पर होगा। तो कहोगे इससे क्या पता चला? तो इससे पता चला कि भाई 90 डिग्री पर हैं, तो जब 90 पे हैं तो देखो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता चला जाएगा। इनका आपस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये सब क्या हैं? 90 डिग्री पर हैं। इसलिए ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। इसलिए बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0।
ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये सब जानना चाहिए। सब क्वेश्चंस भी एक तरह से सॉल्व हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, आई डॉट आई डॉट जे डॉट जे, मतलब डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? उन्हीं वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों सबको पता है कि ये 90 डिग्री पर एक दूसरे से होते हैं। इधर होता है आई कैप, इधर होता है जे कैप, इधर होता है के कैप। इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। देख रहे हो? बताओ, सोचो कितना होगा? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब 1 आता था। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना आएगा? तो आई, देखो आई क्रॉस आई यानी आई का आई के साथ, खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऐसे में आई एक दूसरा आई, दोनों तो 0 डिग्री पे होंगे ना, और जो दो वेक्टर 0 डिग्री पे होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो याद रखना आई क्रॉस आई 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए याद रखना हमेशा इस तरह से 0 वेक्टर ही दिखाना। सेकेंड, अब एक का दूसरे के साथ देखें, जैसे अब आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, के क्रॉस आई, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई। तो ये 0 होगा तो ये 1 होगा।
आई क्रॉस जे इजकल टू 1, जे क्रॉस के इजकल टू 1, के क्रॉस आई इजकल टू 1, क्योंकि वो 0 है तो ये 1 होगा। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आई क्रॉस जे इजकल टू 1 होगा, जे क्रॉस के इजकल टू 1 होगा, के क्रॉस आई इजकल टू 1 होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि ये 1 होगा। 1 नहीं होगा, वो 0 होगा तो ये 1 नहीं होगा। और देखो क्या होगा, ये आपस में 90 डिग्री पर हैं। देखो आई और जे 90 डिग्री पर हैं, तो जो दो वेक्टर 90 पे होते थे तो ए क्रॉस बी देखो पेज पलट के आता था ए बी साइन 90 का वैल्यू 1 और साथ में डायरेक्शन एन कैप। तो हम लोग को चाहिए आई क्रॉस जे, तो ए बी यानी आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और साथ में डायरेक्शन। तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन कैसे देखेंगे, देखो आई क्रॉस जे, आई को जे से क्रॉस कराओ, आई क्रॉस जे का डायरेक्शन आएगा बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप है, तो एन कैप के स्थान पे हो जाएगा के कैप। देख लो कितना आ रहा है, यानी आई क्रॉस जे इजकल टू 1 नहीं, के। आई क्रॉस जे इजकल टू के, जे क्रॉस के इजकल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ये आएगा। इसका मतलब अगर अब इसको अगर पलट दिया जाए, ए क्रॉस बी इजकल टू, चूंकि माइनस बी होता है, माइनस बी क्रॉस है, तो इसको अगर पलट दें, जे क्रॉस आई कह दें, के क्रॉस जे कह दें, आई क्रॉस के कह दें, यानी इस पूरे को पलट दें तो सब यही होगा, बस माइनस लग जाएगा, माइनस के माइनस आई माइनस जे। तो थोड़ा ये भूलता भी है, जैसे यहां पे तो समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो के क्रॉस जे कहीं आ गया, के क्रॉस जे, तो तुम समझ नहीं पाओगे वो आई होगा कि माइनस आई होगा, मतलब थोड़ा सा एक बैग याद नहीं आएगा। तो इसको याद रखने का देखो ट्रिक भी होता है। जैसे यहां पर एक हम सर्कल बना लें, और यहां लिख दें आई कैप, जे कैप, के कैप, ये होगा क्लॉकवाइज, अब इसे याद रखना बड़ा आसान है। देखो ऐसे चलोगे सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, आ गया। अपोजिट चलोगे तो माइनस में आएगा, अपोजिट चलोगे देखो आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। तो सारे रिजल्ट यहां से हम लोग को मिल रहे हैं। कभी भी ये ना याद आवे क्या होता है तो एक सर्कल बनाओ, आई जे के लिख के, क्लॉकवाइज चलो तो पॉजिटिव वैल्यू, एंटी क्लॉकवाइज चलो तो नेगेटिव वैल्यू। ये ट्रिक है इसको याद रखने का, इससे तुरंत याद आ जाता है, कभी नहीं भूलता है। ठीक,
अब जिस तरह से दो वेक्टर दिया रहता था, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ता था, उसी तरह से अब ए वेक्टर बी वेक्टर दिया रहेगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, then to determine A क्रॉस B, देख रहे हो, दो वेक्टर इस तरह से i j k के टर्म में दिया रहेगा तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना, डॉट प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर चुके हो। जब इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते थे आता था a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, डॉट प्रोडक्ट तो बड़ा आराम से सॉल्व हो जाता था a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 से, लेकिन यहाँ क्या पढ़ना है हम लोगों को, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। ध्यान दो, कौन सा प्रोडक्ट डियर, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ए क्रॉस बी हम लोगों को पढ़ना है, तो ए क्रॉस बी में हम लोग लिखेंगे यहाँ a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, यहाँ कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। अब यहाँ थोड़ा अलर्ट रहो, थोड़ा ध्यान दो भाई, डॉट प्रोडक्ट अगर फाइंड करना होता इनका तो हम लोग कहते सीधे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो एक तो तरीका है कि भाई देखो a1i का तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट प्लस b2j का तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट प्लस a3k का तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, और ये प्रोसेस लेंदी हो जाएगा और कहीं न कहीं मिस्टेक होने का चांस बनेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का तरीका होता है, ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का, हर जगह वही यूज करना है, चाहे जहां भी क्वेश्चन करो बुक में वही मेथड दिया है, डिटर्मिनेंट बना के इसका सॉल्व किया जाता है। हमने बताया ना, मतलब एक तो तरीका है कि इसका तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर इसका तीनों के साथ, फिर इसका तीनों के साथ, या तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट बना लो और डिटर्मिनेंट बना के उसको सॉल्व कर लो, वो जो आंसर आएगा एक लाइन में इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकल आएगा। समझ में आ गया क्यों डिटर्मिनेंट बनाया जाता है, एक लाइन में सॉल्व करने के लिए। नहीं तो दूसरा जो मेथड है प्रोसेस वाला, वो तो फिर बड़ा लेंदी होगा, गलत हो जाएगा आंसर। और डिटर्मिनेंट ही हर जगह यूज करता है, चाहे कंपटीशन हो, चाहे क्लास 11th का एग्जाम हो, चाहे उधर कंपटीशन हो, चाहे बुक में हो, NCERT हो, हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट से ही, डिटर्मिनेंट से ही क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व किया जाता है। कुछ लोग कहेंगे डिटर्मिनेंट क्या है, तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट में क्या किया जाता है, दो लाइन ऐसे बनाया जाता है, दो लाइन ऐसे बना लेंगे, यहां लिख देंगे i कैप j कैप k कैप लिख देंगे अपने तरफ से, फिर ये कोएफिशिएंट लिखेंगे a1 a2 a3, a1 a2 a3, फिर इसका क्वेश्चन लिखेंगे b1 b2 b3। फिर ये भी ध्यान देना कि b1 b2 b3 पहले नहीं लिखेंगे, जो पहले रहेगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। मान लो यहाँ माइनस माइनस होता तो माइनस के साथ लिखना पड़ता, ठीक है ना। तो आई जे के का क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, फिर आई जे के का क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, नेगेटिव है तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व होता है। तो अब बताओ, ये तो आ गया क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इस तरह से सॉल्व किया जाता है डिटरमिनेंट बना करके। तो तुमने अभी ये डिटरमिनेंट तुमने बनाया, अभी इसको सॉल्व नहीं किया तुमने, सॉल्व अभी और अब हम लोग करने जा रहे हैं।
ये क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इसी से क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व किया जाता है। अब आओ हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकालने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो अब इसको सॉल्व करने का मेथड जानना चाहिए। जो लोग जानते हैं अच्छी बात, जो नहीं जानते हैं और अच्छी बात, वो सीखें कैसे क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व होता है, क्योंकि जब तक क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट नहीं जब तक सॉल्व करोगे तब तक क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो याद रखना, जब भी इसको सॉल्व किया जाता है डिटरमिनेंट को, तो पहले i के रिस्पेक्ट में, फिर j के रिस्पेक्ट में, फिर k के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया जाता है। पहले i के रिस्पेक्ट में, फिर j के रिस्पेक्ट में, फिर k के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया जाता है। जब i के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो ये पॉजिटिव मानते हैं, j के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं इसको नेगेटिव मानते हैं, फिर k के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं इसको पॉजिटिव मिलते हैं। खूब ध्यान से सुनो, इस पे जो क्वेश्चन कराएंगे, होमवर्क देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। एक बार सीख जाओ, फिर बस थोड़ा सी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। पहले देखो i के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो i लिख लेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे। अब से सीखो, यहाँ पर जब i के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो इतना बचा केवल देखो a2 a3 b2 b3 बचा। तो इसका भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a2 का b3 से मल्टीप्लाई और फिर b2 का a3 से मल्टीप्लाई, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लिखेंगे a2 b3, यहाँ लिखेंगे a2 b3 और अपने तरफ से यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर लिखेंगे b2 a3 लिख दो, चाहे a3 b2 लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, b2 a3। चलो सॉल्व हो गया। अब j के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, लेकिन j के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो क्या लेके चलेंगे, देख लो, सीखो, डायरेक्ट सीखना है। माइनस लेके चलेंगे, यहाँ माइनस j। अब इससे रिलेटेड रो और कॉलम ये पूरा छोड़ देंगे, तो ये बचा तो होगा a1 b3, क्या लगाए यहाँ माइनस b1 a3। अब किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, प्लस के, देखो यहां हमने प्लस लेके चला, यहां माइनस और यहां प्लस, तो अब फिर इससे रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ेंगे तो इतना बचा, देखो, तो इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई, तो हो गया a1 b2, a1 b2, a1 b2 माइनस a2 b1। कुछ आया समझ में? क्रॉस प्रोडक्ट एकदम सिंपल है, आराम से सॉल्व करो क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से i के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव, j के रिस्पेक्ट में निगेटिव, k के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव, i के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे सब छूटेगा a2 b3 माइनस a3 b2, देखो, फिर माइनस j के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया तो ये छूटेगा, तो a1 b3 माइनस b1 a3, k के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये छूटेगा a1 b2 माइनस a2 b1, चाहे b1 a2 लिख लो। देखो अच्छा, ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें देखो i और j और k के टर्म में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और i और j और k के टर्म में आ रहा है, मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा i और j और k के टर्म में आता है, ये ध्यान देना हमेशा। डॉट प्रोडक्ट में a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 आ जाता था, वो स्केलर क्वांटिटी होता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी हमेशा होता है। इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं, इट इज नोन एज डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मैथ में स्टूडेंट पढ़ता है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट उसको कंप्लीट मैथ में पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसी का एक सिंपल सा पार्ट यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए यूज होता है। देखो डिटरमिनेंट से एक लाइन में सॉल्व हो गया, और इसका पता चला इससे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते, फिर इसका इससे निकालते, तो कहीं कोई टर्म अगर छूटता तो आंसर तुरंत क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो आगे चल के देखना, जो क्रॉस प्रोडक्ट जितने क्वेश्चन करेंगे डिटरमिनेंट से ही सॉल्व करेंगे। अब आगे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल पढ़ना है, जैसे डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल हम लोग पढ़ते थे, वर्क डन,
पावर, काइनेटिक एनर्जी, ये सब क्या होते थे, डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल होते थे। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व होते हैं। तो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट टार्क फाइंड करना, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टार्क फाइंड करना, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना, ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्रॉस प्रोडक्ट से, डिटरमिनेंट से सॉल्व होते हैं। तो अगले लेक्चर में कंप्लीट एग्जांपल बताएंगे, फिर ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बता के और क्रॉस प्रोडक्ट के कम से कम 2 लेक्चर खूब क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, डिटरमिनेंट को ध्यान से देखिए, इस पर जो क्वेश्चन करेंगे तो डिटरमिनेंट अपने आप प्रैक्टिस हो जाता है। ये प्रैक्टिस की बात है, जो इस पे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करता है वो सीख ही जाता है। ओके।